महाभारत के अनुशासन पर्व में एक जगह पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं कि आत्मा स्त्री है या पुरुष। तब शंकर जी ने पार्वती जी को समझाया कि हे पार्वती, आत्मा न स्त्री है न पुरुष, वो तो निराकार है। कर्म के हिसाब से वह अपना रूप धारण करती है। ऋग्वेद में एक एग्जाम्पल मिलता है जहाँ बोला जाता है कि दक्ष की उत्पत्ति अदिति से हुई है और अदिति की उत्पत्ति दक्ष से हुई है। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर अगर हम इसके डीप डाउन और इसके रियल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये एक्चुअली एक शरीर में होने वाली फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बात करी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा और आज आप सभी के सामने खड़े होकर मुझे बहुत ही सम्मानित महसूस हो रहा है। मैं भारत के प्राचीन इतिहास और मॉडर्न लाइफ से जुड़े ज्ञान को ढूंढ रही हूँ। वुमेनहुड की जो डेफिनेशन मेल सेंट्रिक सोसाइटी ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बताई है, उसके लिए बहुत सारे वुमेन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि सैम दे बोआ ने बोला है कि फीमेल पैदा नहीं करी जाती हैं, वो बनाई जाती हैं। मेल सेंट्रिक सोसाइटी ने यहाँ तक बोला है कि फीमेल्स आर द सेकेंडरी सेक्स। अब अगर बात करी जाए केट मिलेट, फायरस्टोन और बेटी फ्रिडॉन की, तो इन लोगों ने बहुत ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसे वुमेन लिबरलाइजेशन के ऐसे मूवमेंट चलाए हैं, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट, जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। पर अब अगर मैं भारत की बात करूं तो क्या भारत में भी महिलाओं की स्थिति ऐसी ही रही है हमेशा से? क्या भारत में महिलाओं को दोयम दर्जे में हमेशा से ट्रीट किया जाता है? क्या हिंदू फिलॉसफी में, ऋग्वेद में और डे टू डे लाइफ में जब हम अपनी प्राचीन महिलाओं के बारे में सुनते हैं तो क्या उनको बोला जाता है कि वो पुरुष की रिबकेज से पैदा हुई हैं, या फिर वो सोललेस हैं, या वो सेकेंडरी सेक्स हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिंगुलैरिटी की बात होती है। हमारे यहाँ तो इस पूरे सृष्टि को एक रूप में देखा जाता है। उस सिंगुलैरिटी ने ही अपने आप को दो फॉर्म में डिवाइड किया है, एक पुरुष और एक नेचर, एक ब्रह्मा और एक माया। हाँ, हो सकता है कि उनका नेचर्स कुछ अलग अलग हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो, जिसके कारण वो देखने में भी अलग लगती हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे एक है सृष्टि, एक है विधाता। अब मनुस्मृति और यजुर संहिता की बात करी जाए तो मानवता की भलाई के लिए और इस सृष्टि की पूर्णता के लिए स्त्री और मनुष्य बनाए गए, स्त्री और पुरुष बनाए गए। हम जब देखते हैं कि इस सोसाइटी में, इस भारत में, जो भी चीज क्रिएट कर पाती है उसको हम मातृ स्वरूप का दर्जा देते हैं। जैसे कि स्त्री हुई, इसलिए हमने उसको विश्वदायिनी और विश्व जननी का एक संज्ञा दिया है। इसीलिए हम गंगा को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, और हम लक्ष्मी को माँ कहते हैं और सरस्वती को भी माँ कहते हैं। हमारे हिंदू फिलॉसफी में ऐसी कोई रूल बुक नहीं है जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है एक पुरुष और एक स्त्री में। हमारे यहाँ तो पुरुष और स्त्री एक ही हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ में एक साथ, एक तरफ, एक डायरेक्शन में एक साथ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ नेचर के बेसिस में जरूर कुछ डिफरेंस हो सकता है, पर एट द एंड ऑफ द डे वी आर वन। हमारे यहाँ कभी मेल और फीमेल में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम वैदिक टाइम की एक ऐसी सोसाइटी की बात करें कि उस समय जब महिलाओं के पास ज्ञान होता था, धन होता था, उस समय भी महिलाएं डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकती थी। हमारी महिलाएं घुड़सवारी में पार्टिसिपेट करा करती थी, हमारी महिलाएं युद्ध में पार्टिसिपेट करा करती थी, हमारी महिलाएं राजविद्या में पार्टिसिपेट करा करती थी। आज तक तर्पण जब हम करते हैं तब 36 महिलाओं के नाम लिए जाते हैं। ये महिलाएं हमारी ऋषिकाएं हैं। इन ऋषिकाओं के नाम हम तर्पण के समय लेते हैं। ये हैं विश्वरा, अपाला, घोषा, महिला, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। विश्वरा एक बहुत बड़ी पुरोहित रही है, बहुत फेमस।
अगर गार्गी की बात करी जाए तो गार्गी राजा जनक के राजसभा में जब उन्होंने 12 प्रश्न करे थे याज्ञवल्क्य से, तब वो 12 प्रश्न उनकी अथॉरिटी दिखाते हैं इस यूनिवर्स पे, इस स्काई पे, इस नेचर और इस एनवायरनमेंट पे, कि वो कितनी बौद्धिक महिला थी। अगर हम मैत्रेयी की बात करते हैं तो मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का जब कॉन्वर्सेशन हो रहा था तब वो लोग बात कर रहे थे हाउ टू रिनंसिएट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिनंसिएशन। आप लेवल समझ सकते हैं इंटेलेक्ट का हमारे प्राचीन भारतीय महिलाओं की। अगर उसके बाद बात करी जाए तो यजुर्वेद में हमारी महिलाएं घुड़सवारी सिखा रही हैं, हमारी महिलाएं राजनीति सिखा रही हैं। अथर्ववेद में यज्ञ करना, यज्ञ बनाना सिखा रही हैं, यज्ञ की वेदी बनाना, जब मैं कह रही हूँ यज्ञ बनाना। उसके बाद हमने बहुत सारी फाइटर महिलाएं भी देखी हैं, जिसमें कि हमारी कैकेयी बहुत प्रमुख महिलाएं हैं, जिन्होंने अपना जो कैकेयी के जो वरदान थे वो वहीं से ही मांगे थे। इसके अलावा कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने तो इंद्र तक से युद्ध कराए। अब आप बोलेंगे कि आप तो केवल वैदिक महिलाओं की बात कर रही हैं, आज के ज़माने की कुछ बात करिए, अपने आसपास के ज़माने की कुछ बात करिए। तो चलिए वैदिक टाइम्स से निकल के हम मेडिवल टाइम्स की तरफ आते हैं। जब आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या इमेज बनती है? एक महिला घोड़े पे सवार, तलवार हाथ में, बच्चा पीठ पे, जा रही है युद्ध लड़ने। क्यों? क्योंकि उसकी मातृभूमि को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया है। और वो क्या बोली है? मैं झांसी नहीं दूंगी। आप देख रहे हैं कितना क्लियर विजन है, क्या क्लैरिटी है उनके पर्पस में। ऐसे ही हमारे देश में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जो कि अपने पर्पस के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए अपनी जान तक दे बैठी हैं। अब अगर बात करी जाए कुछ ऐसी महिलाओं की, आज मैं कुछ ऐसी ही महिलाओं की बात करूंगी जिनसे आपको कुछ लीडरशिप के लेसन्स मिल सकते हैं आपके आने वाले समय पर, जिससे आपको प्रेरणा मिल सकती है। जिसमें सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूंगी रानी लक्ष्मीबाई का। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगी हमारी सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने, जो कि बेसिकली पहली फीमेल टीचर रही हैं भारत के मेडिवल टाइम की, जब भारत में ये इम्पॉसिबल था कि महिलाओं को पढ़ाया जाए। उस समय उनको पत्थर मारे जाते थे, पत्थर खा के भी उन्होंने महिलाओं के लिए एक स्कूल चालू करा था। अहिल्याबाई होलकर ने 30 साल मालवा पे राज किया है। उनको क्वीन ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं उस जमाने में जब महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन में थी। हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं रही हैं। अब अगर बात करी जाए कि हम इन महिलाओं से कौन कौन सी विजडम सीख सकते हैं, तो जो विजडम हम सीख सकते हैं उसको मैं कहती हूँ द सीक्रेट सर्कल। सीक्रेट सर्कल इसलिए क्योंकि भारत में सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि मंडला, जिसको मंडला कहते हैं, मंडला से लेके साइकिल ऑफ लाइफ, हर चीज एक सर्कल में ही होती है। अब वो हमारे इस सीक्रेट सर्कल में किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं, दिखाते हैं इन महिलाओं को, हम इनके ज्ञान को। जब हम सीक्रेट सर्कल की बात करते हैं तो इसमें आता है करेज, विजन और नर्चरिंग एंड एडाप्टिविटी। अब हम सारी महिलाओं को इन 4 सीक्रेट सर्कल्स पे देखेंगे कि ये लोग कैसे, इनकी लीडरशिप इस सीक्रेट सर्कल के 4 पॉइंटर्स से फिट बैठती है। अगर मैं बात करती हूँ हमारी सबसे पहली सर्कल के सबसे पहले पार्ट की, आपको सर्कल के लिए मैं एक और चीज बताती हूँ। देखिए, सर्कल को इमेजिन करिए कि एक सर्कल है, उसका एक कॉर्डिनल कंपास है जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है। ये चारों पॉइंटर्स हैं हमारे 4 तरीके के विजडम को। और जो मैंने अभी नाम बताया, ये चीजें बताई हैं 4 पॉइंटर्स, ये 4 विजडम है। अब इन पॉइंटर्स पे जब हम चेक करते हैं तब हमें नजर आता है कि करेज के लिए रानी लक्ष्मीबाई को जब ये पता चला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के चक्कर में उनसे उनका राज्य छीन लिया जाएगा, तो उन्होंने सीधे लिटरली तलवार निकाली, उन्होंने लिटरली करस दिखाया और वहां पे जाकर उन्होंने युद्ध करा और अपने प्राण गंवाए। फिर अगर बात आती है विजन की, तो हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले की। विजन
किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक विजन देखा महिलाओं को ज्ञान देने का, कि आजकल महिलाओं की स्थिति कमजोर क्यों है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। तो शिक्षा देना और शिक्षा पाना बेसिक अधिकार जो अभी है, पहले नहीं था। ये हमारी सावित्रीबाई फूले का इनिशिएटिव था कि हम आज इस हॉल, ऑडिटोरियम हॉल में बैठ के एक्चुअली शिक्षा ले पा रहे हैं। तो उनका विजन देखिए कि उन्होंने पत्थर खाकर भी 19th सेंचुरी में विमेन एजुकेशन के नींव रखी। वो जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ है उसकी नींव उन्होंने 19th सेंचुरी में रखी, और उन्होंने भारत का पहला महिलाओं का स्कूल स्टार्ट किया लड़कियों की शिक्षा के लिए। अब अगर बात आती है नर्चरिंग की, तो अहिल्याबाई होलकर का नाम सामने आता है। अहिल्याबाई होलकर का नाम इसलिए क्योंकि हाँ, हमने बताया अभी कि वो फिलोसफर क्वीन थी और उन्होंने बहुत 30 सालों तक मालवा पे राज करा, पर केवल राज्य नहीं किया था। उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे, रोड्स बनवाई थी, वेल्स बनवाए थे, धर्मशाले बनवाए थे। उन्होंने एक्चुअली अपनी कम्युनिटी के लिए काम करा था। उन्होंने उसको एक्चुअली नर्चर किया था, जिससे कि पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ था और पर्सनल नेटवर्क बना था, जिससे कि एक साथ सबकी कोलैबोरेटिव ग्रोथ हुई थी पूरे राज्य की। और अगर लास्ट पॉइंट, मैं सारे पॉइंटर्स का बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको आज की डेट में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर अभी सबसे पहले लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज एडॉप्टिव। तो रानी चिन्नम्मा के जब हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके बेटे की भी डेथ हो गई, तब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध करा। वो एक दिन में रानी से वॉरियर क्वीन बन गई। उन्होंने इस चेंज को अडॉप्ट किया। उन्होंने आपदा में अवसर को ढूंढा। अब अगर बात करी जाए कि हम इन सब चीजों को आज के टाइम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो ऐसे कि करेज के लिए आपको तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। करेज के लिए आपको मीटिंग में खड़े होकर बोलने की जरूरत है कि आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है, आपके थॉट प्रोसेस से मैं डिफर करता हूं, मेरे पास इससे बेहतर एक ऑप्शन है। अगर मैं विजन की बात करती हूं तो आपको पत्थर खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम इस लिमिटलेस सोसाइटी में हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है वो ग्रेट इम्पैक्ट डाल सकता है आगे चल के। अगर हम नर्चरिंग की बात करते हैं तो हमें केवल एक रिलेशन पे काम करना है, डेली बेसिस पे एक रिलेशन पे काम करिए, क्योंकि जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है उससे ज़्यादा आपको अच्छा तब लगेगा जब आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी, आप कोलैबोरेटिव ग्रोथ करेंगे। अब एडॉप्टिव की बात आती है तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपदा में अवसर। तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट काम नहीं करता है, आप किसी चीज़ में फेल हो रहे होते हैं, तो आप उसमें देखिए कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से आप उस फेल होते हुए प्रोजेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी में, एक सक्सेस में बदल सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से हमारी जो महिलाएं रही हैं, जो कि इतनी एम्पावर्ड रही हैं और जिन्होंने हमारे एम्पावरमेंट के लिए इतना काम किया है, उसी सर्कल, उसी सीक्रेट सर्कल में मैं आज आपको बुलाना चाहती हूँ शामिल होने के लिए, जिससे कि आप जब भी कभी इन महिलाओं को याद करें तो आपको ये नहीं लगे कि मैं केवल हिस्ट्री याद कर रही हूँ, जबकि आपको ऐसा लगे कि मैं भी उसी लेगेसी का पार्ट हूँ। जब तक वो कल्चरल लेगेसी, कल्चरल विजडम हमारी आज की ज्ञान, हमारी आज की प्रॉब्लम्स के साथ हम कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने एक्चुअली वुमेनहुड और नारीत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आज सभी से बोलना चाहती हूँ, वुमेनहुड इज नॉट what we should have, but what we could have. So, okay. Thank you so much.